नाजरीन, कल जो इसराइल की जानिब से जेनन शहर के अंदर एक रेफ्यूजी कैंप है वेस्ट बैंक के अंदर, उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। 10 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हो चुके हैं अब तक और 20 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। इसके बाद रात को जब मैंने लाइव सेशन किया था द ब्लैंक पेज ऑफिशियल का, तो मैंने इस खदशे का इजहार किया था। मुझे ये कंसर्न था कि ये चीज़ बढ़ेगी और गज़ा से रिस्पॉन्स आ सकता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी वाले डिप्लोमेटिक पावर पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन हमास वाले जो हैं जिनकी हुकूमत गज़ा में है वो हार्ड लाइनर्स हैं, तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं इस कार्रवाई के जवाब में। और फिर इसके कुछ ही घंटे के बाद हुआ भी यही। रात को देर से ये हुआ कल कि हमास वालों ने रॉकेट्स फायर किए इसराइल की तरफ। अभी तक मुझे ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हमास की जानिब से नहीं नज़र आई, लेकिन इजरायली मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि काफ़ी सारे रॉकेट्स जो है वो गज़ा से इसराइल के कुछ शहरों की तरफ आए। अब इसके जवाब में फिर ये हो गया कि इसराइल वालों ने भी गज़ा के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी, लेकिन इन्होंने जो टारगेट चुना उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये इतलात आ रही हैं कि जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल वाले कह रहे हैं कि हमने हमास की ट्रेनिंग कैंप को उड़ाया है। वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल गजा फाइटर्स ट्रेड फायर आफ्टर डेडली वेस्ट बैंक रेड। अच्छा, इसी दौरान यह हुआ है कि अमेरिका के टॉप के डिप्लोमेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो है वो जा रहे हैं इसराइल। 3 जगहों पे बेसिकली ये जा रहे हैं। एक तो इसराइल आएंगे और फिर ये वेस्ट बैंक के अंदर आएंगे और इजिप्ट भी जाएंगे। तो बड़ा इनका एक हाई प्रोफाइल विजिट है ये। और इस विजिट के अंदर नेतन्याहू पे प्रेशर आने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू वो जो इसराइल के अंदर उनकी जुडिशरी को धपड़धूस करने की एक अटेम्प्ट कर रहा है और एक कानून लाने वाला है जिसके आने के बाद इसराइल की जुडिशरी असल में हुकूमत के नीचे आएगी। जो हुकूमत बोलेगी जुडिशल सिस्टम इनका वैसे ही चलेगा, जजेस वही फैसले देंगे। क्योंकि ये जो लॉ है ना इनका, इसके अंदर ये है कि हुकूमत जुडिशरी के फैसले को ओवरटर्न कर सकती है। इसके खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर इसराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ। तो ब्लिंकन जो है इस पे प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा नेतन्याहू को कि इस तरह के लॉ से बाज रहें। अल जजीरा ने खबर लगाई है कि ब्लिंकन टू हेड टू मिडल ईस्ट अमिड इजरायली पैलेस्टीनियन टेंशंस। Washington says US Secretary of State will stress upholding the historic status quo of the holy sites in Jerusalem। यानी वो जो इतमर बिन गवेर और दीगर जो हार्ड लाइनर इत्तेहादी हैं नेतन्याहू के, वो मस्जिद अल अक्सा और ये जो मुसलमानों की होली साइट्स हैं इस पर हक जताने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमारे इलाके हैं और हमने यहाँ पर टेम्पल बनाना है। इस पे ब्लिंकन और अमेरिकन जो हैं वो इसराइल को शट अप कॉल देंगे कि आप ये जो स्टेटस को बना हुआ है इसी को मेंटेन रखें, इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिडल ईस्ट पूरा का पूरा यूँ समझे कि फट पड़ेगा एक तरह से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये इनका दौरा होने जा रहा है ब्लिंकन साहब का। फ़लस्तीनी अथॉरिटी से भी ये मिलेंगे एज आई सेड, और इसमें यकीनी तौर पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी वाले जो हैं महमूद अब्बास वाले, वो इस ये जो दहशतगर्दी हुई है कल इजरायली फोर्सेस की जानिब से जेनन शहर के रेफ्यूजी कैंप के अंदर, वो जो उन्होंने रेड की है और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया और बुजुर्ग ख़वातीन को भी निशाना बनाया, उन्होंने ये ज़रूर उठाएंगे फ़लस्तीनी अथॉरिटी वाले। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। अमेरिकन्स ने पहले तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया इसराइल को कि आप यूक्रेन को वेपन्स दें। इसराइल वाले पहले नहीं दे रहे थे ना, तो अब तो वैसे इजरायली वेपन्स कुछ क्वांटिटी में जा रहे हैं यूक्रेन। लेकिन इसराइल का एक बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है, उसको कहते हैं हॉक मिसाइल्स। तो अमेरिकन्स असल में दबाव डाल रहे हैं इसराइलियों के ऊपर कि आप हॉक मिसाइल्स जो हैं आपके वो दे दें यूक्रेन को, और अगर ये गए तो फिर इसराइल और रशिया के टाइज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। एक्सोएस न्यूज़ ने खबर लगाई है कि स्कूप यूएस आस्क्ड इजराइल फॉर इट्स हॉक मिसाइल्स टू सेंड टू यूक्रेन। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि रशियंस ऑलरेडी सीरिया में बैठे हुए हैं। बशार अल असद की हुकूमत अगर टिकी हुई है अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी, तो ये सिर्फ और सिर्फ रशिया की वजह से टिकी हुई है। रशियंस ने अपनी ट्रूप्स यहाँ पर भेजी थी और रशियंस ने ही उसकी हुकूमत को बचाया हुआ है। रशियंस के अपने भी इंटरेस्ट है, उनके पाइपलाइंस और ये सारा कुछ सीरिया से जा रहे होते हैं। लेकिन नेवरदलेस ये क्रेडिट प्यूटिन को जाता है। प्यूटिन ने बशार अल असद की गवर्नमेंट को बचाया था। अच्छा, अरब ममालिक जो थे वो पहले बशार अल असद के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन अब चूंकि रशिया के साथ अरब ममालिक के टाइज बड़े अच्छे हो गए हैं, चाइना के साथ भी बड़े ज़बरदस्त उनके रिलेशन पहले ही हैं, तो इसका असर सीरिया और अरब ममालिक के दीगर जो हैं गल्फ वाले उनके टाइज पर भी पॉजिटिव पड़ा है। और सीरिया के साथ इन ममालिक के टाइज बड़े अच्छे हो गए। तो अमेरिका वहाँ पर भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है। उसकी अरब इत्तेहादी
उसकी सीरिया पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे एज ऑफ नाउ। तो रशियंस के इजराइल के बॉर्डर पर मौजूद होने के बावजूद इजराइल रशिया के साथ अपनी कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ा रहा है बिला वजह, ऐसे ही अमेरिका के कहने पे। और यूक्रेन में वो अपने असला और ये सारा कुछ भेज रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही कल लाइव सेशन में मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि इजराइल ने नेटो को अपील की हुई है कि आप ईरान को रोकें, कन्फ्रंट करें उनको। अब कन्फ्रंटेशन तो मिलिट्री भी हो सकती है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी कि इजरायली जो है वो नेटो को मिडल ईस्ट के अंदर फिर से ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे जरा मैं पहले रेफरेंस आपको कोट कर देता हूँ। नेटो की अपनी जो वेबसाइट है उस पे 26 जनवरी को ये एक स्टोरी लगी है कि सिक्योरिटी जनरल वेलकम्स इजरायली प्रेसिडेंट टू नेटो हेडक्वार्टर। तो इजरायली जो सदर है वो वहां पर गया है और उसने वहां पर इस तरह की बातें की हैं नेटो के जो टॉप की लीडरशिप है उसके सामने कि आप ईरान को रोकने में हमारी हेल्प करें। और ईरान को रोकने के लिए मुमकिन है कि या तो नेटो वाले सीरिया के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे या हो सकता है कि किसी तीसरे मुल्क के अंदर बढ़ा दें। वो कौन सा हो सकता है, दैट वी नीड टू सी। लेकिन सीरिया के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि इजरायली मीडिया जो है वो सीरिया के लिए कह रहा है कि ईरानी प्रेजेंस सीरिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर नेटो वाले सीरिया में आते हैं तो सीरिया में रशियन फोर्सेज ऑलरेडी मौजूद है, तो इनका क्लैश हो सकता है फिर रशियंस का और नेटो वालों का सीरिया के अंदर। और इसका इम्पैक्ट फिर वो जो यूरोपियन लड़ाई एक चल रही है, यूक्रेन की लड़ाई, वहां पर भी हो सकता है। क्योंकि अभी तक देखें डायरेक्ट क्लैश नहीं हुआ नेटो और रशिया का यूरोप के अंदर। यूक्रेन के अंदर तकरीबन 1 साल होने को है इस जंग के अंदर, लेकिन डायरेक्ट क्लैशेस नहीं हुए। नेटो वाले यूक्रेन की आर्मी के जरिए लड़ रहे हैं, रशियन से डायरेक्टली नहीं लड़ रहे। यूक्रेन की आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यूक्रेन की आर्मी को पैसे दे रहे हैं, असला दे रहे हैं। लेकिन अगर ये डायरेक्ट हो जाते हैं तो फिर कल भी मैंने कहा था ये वर्ल्ड वार हो जाएगी अगर नेटो और रशियंस लड़ते हैं। क्योंकि एक तरफ से पूरा आपको नजर आएगा कि यूरोप है, नेटो यूरोप ही है ना, और दूसरी तरफ रशिया की अलाइज भी है, जाहिर सी बात है। और मिडल ईस्ट के अंदर भी आप देखें कि रशियंस की प्रेजेंस है, तो वहां पर भी नेटो वाले अगर आ जाते हैं तो मामला गड़बड़ होंगे बहुत ज़्यादा। तो इस लड़ाई का स्कोप बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। ये जो यूक्रेन की लड़ाई है ना, ये ख़त्म नहीं हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये लिंक होने लगी है मिडल ईस्ट के साथ, अब ईरान के साथ और मिडल ईस्ट के साथ। अब देखना यह है कि एंटनी ब्लिंकन साहब ये जो आ रहे हैं, इजराइल भी जाएंगे और वेस्ट बैंक के अंदर भी जाएंगे, तो इनकी विजिट के दौरान उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो टेंशन्स क्रिएट हो गए हैं बहुत ज़्यादा इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, ये टेंशन्स हो सकता है कि डिफ्यूज़ हो जाएं। क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट है। वो ट्रंप तो बिल्कुल ही झुकाव रखता था इजराइल की तरफ ना, लेकिन बाइडेन वालों का झुकाव थोड़ा सा फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ भी है। तो ब्लिंकन की विजिट में मुमकिन है कि ये जो टेंशन्स आज स्टार्ट हुए हैं और कल से स्टार्ट हो गए हैं, बल्कि इनमें कुछ ठहराव आए। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल।